हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी दमन। दोस्तों, हम न्यूटन के गति का द्वितीय नियम पढ़ेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इससे पहले हम एक और वीडियो दे चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो उसे बेशक देख लें, लेकिन हम बिल्कुल क्लियरिटी के साथ यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। और देखिए दोस्तों, हमने हेडिंग डाली है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। हम इसे समझेंगे और इसे समझेंगे पहले इसकी थोड़ी सी परिभाषाओं को, हम इसकी परिभाषाओं को समझ लेते हैं। देखिए इसकी परिभाषाएं क्या करेंगे। किसी निकाय पर आरोपित बाह्य बल, किसी निकाय पर आरोपित बाह्य बल उस निकाय के संवेग में परिवर्तन, उस निकाय के संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। मतलब ये बाह्य बल, यही जो बल लिखा गया है दोस्तों, ये बल है। देखिए इसका ये टेक्निकल फॉर्म लिखा गया है। ये जो बल है, ये जो बल दिखाया गया है आपको, ये बल, यही वो बाह्य बल है। जिस बाह्य बल, यही वो बाह्य बल है जो निकाय के संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर है। ये वाला बल आप समझने की कोशिश करिए। आप कभी भी परिभाषाओं को ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि परिभाषाएं हमारी क्या कर रही हैं। देखिए हम इसको डायरेक्ट, इसका टेक्निकल फॉर्म लिख दिए हैं। F इजकल टू लिख दिए हैं dp/dt, मतलब ये संवेग है, संवेग, और इसमें ये कितने समय में परिवर्तन हुआ है, इसी को हम बल कहते हैं। और हम संवेग को और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो संवेग बराबर जानते हैं mv, ठीक ना, बटा dt। ये dt तो dt रहबे करेगा, इसे dp लिख दिए तो dp इजकल टू ये कर देंगे dmv कर देंगे। अब देखिए इसे और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसका हम अवकलन, ये dmv/dt लिखा गया है, dmv/dt लिखा गया है, तो इसका हम अवकलन करेंगे। यदि आप लोग अवकलन जानते हैं, डिफरेंशिएशन जानते हैं तो बहुत अच्छा है दोस्तों। यदि आप नहीं भी जानते हैं तो हम उतनी चीज़ें आपको समझा देंगे कि ये मतलब थ्योरी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। बस हमारे बातों को आप गौर से सुनने की कोशिश करिए और देखिए, ध्यान से देखिए। अब इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। dmv/dt लिखा गया है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, देखिए कैसे डिफरेंशिएट कर दे। हमारा ये दो पदों का है, देखिए दो पद है, m इंटू वी लिखा गया है, m इंटू वी लिखा गया है, तो m इंटू वी को हम देखिए दो पद हैं, देखिए इसी को हम यहाँ पे लिख दिए गए हैं, f इजकल टू dmv/dt। अब इसका हम अवकलन कर रहे हैं। देखिए दो पदों का गुणनफल है m इंटू वी का, तो दो पदों के गुणनफल का अवकलन हम सिखा रहे हैं आप लोगों को, बस इतना ही समझ लीजिए। देखिए हम पहला पद इंटू दूसरे पद का अवकलन, ये दो पदों के गुणनखंड का अवकलन है। पहला पद इंटू दूसरे पद का अवकलन प्लस दूसरा पद इंटू पहले पद का अवकलन, बस इतना ही है। जब भी दो पद दिए हों इनका अवकलन ऐसे ही कर देंगे। और अवकलन का एक शॉर्ट फॉर्म हम आपको बता दे रहे हैं कि अवकलन में और क्या करता है। अवकलन का एक बेसिक फंडामेंटल रूल है कि ये किसी भी कांस्टेंट पद, जैसे ये 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, या कोई भी कांस्टेंट पद हो, ये सब कांस्टेंट पद हैं, ये कोई भी कांस्टेंट पद हो, कांस्टेंट पद का ये अवकलन शून्य करता है। कांस्टेंट पद का अवकलन शून्य करता है दोस्तों, आप इसे समझिए कि कांस्टेंट पद का अवकलन शून्य होता है। तो कांस्टेंट पद का अवकलन शून्य होता है। बस आप देखिए यहाँ से समझने की कोशिश की, ये बेसिक फार्मूला लिखा गया, F बराबर mdv/dt प्लस vdm/dt, ये व्यापक रूप हो गया इसका, ये इसका व्यापक रूप है। अब देखिए यदि हम यहाँ पर कुछ फंडामेंटल रूल लगा रहे हैं, देखिए इसको हम कुछ मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यदि हम मास को कांस्टेंट कर दे रहे हैं तो हम आपको बताए हैं कि जो चीज़ कांस्टेंट के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, तो उसका अवकलन शून्य होगा। देखिए लिखा गया है dm/dt, ये m कांस्टेंट है तो इसके सापेक्ष अवकलन शून्य हो जाएगा। तो dm/dt ये शून्य हो गया तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, f बराबर mdv/dt। देखिए लिख दें कि m बराबर f बराबर mdv/dt। तो यहाँ से ये देखिए क्या है, आप इसे समझने की कोशिश करिए, क्या है dv/dt, ये वेग में परिवर्तन का दर है, और वेग में परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। F बराबर m इंटू ए क्या है, ये एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन का मतलब त्वरण है दोस्तों, त्वरण है। और ये एक्सिलरेशन है, इसका मतलब कि त्वरण है, ये त्वरण है।
और यम क्या है, ये मास है। मास का मतलब कि द्रव्यमान आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ से निकल के चला आया है। अब ये दूसरे के बात को हम समझ लेते हैं। यदि v कांस्टेंट हो, यदि वेग कांस्टेंट हो तो वेग के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो शून्य हो जाएगा। तो dv/dt तो मतलब ये पूरा शून्य हो गया। तो यहाँ पर रखेंगे f बराबर v dm/dt, f बराबर v dm/dt, ये इतना वैल्यू आ गई। ये द्वितीय फार्मूला है। देखिए ये फार्मूला तो सभी को पता है, ये फार्मूला तो सभी को पता है, लेकिन ये बेसिक फार्मूला बहुत मतलब लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसे कम लोग ध्यान देते हैं। अब एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जामों में इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं और लोग के कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो इस पर हम एक आध क्वेश्चन आप लोगों को करा देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इनका हम करा देंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप कहेंगे कि dm/dt इसका मतलब क्या है? dm/dt का मतलब ये हुआ कि हमारा जो मास है वो डिफरेंशिएट कर रहा है, मास जो है वो घट बढ़ रहा है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल कब होगा? तो वेरिएबल के लिए आप समझिए यहाँ पर एक लिखा गया रॉकेट प्रणोदन। आप सैटेलाइट के बारे में जानते हो कि जब सैटेलाइट हमारी छोड़ी जाती हैं तो उनमें ईंधन की, जानते हैं कि भाई बिना ईंधन के तो वो सैटेलाइट उड़ेगी नहीं। तो क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन साहब के थर्ड लॉ का प्रयोग होकर वहाँ पर सैटेलाइटों को छोड़ी जाती हैं। और जब न्यूटन साहब के थर्ड लॉ को जब छोड़ी जाती हैं तो उसमें ईंधन की व्यवस्था क्यों होती है? ईंधन की व्यवस्था की वजह से उसमें कई स्टेप बनाए होते हैं, प्रणोदन के लिए कई स्टेप बनाए होते हैं। तो उसमें से हम यहाँ से बैठ के एक एक भाग को गिराते जाते हैं। तो इसका मतलब कि हम उसके द्रव्यमान को घटा रहे हैं। जैसे हम रॉकेट उड़ाए, उसमें से एक भाग जल गया तो उसे हम उसे गिरा देंगे। तो इसका मतलब कि हम द्रव्यमान को गिरा रहे हैं, यानी द्रव्यमान को घटा रहे हैं। तो द्रव्यमान वाइब्रेट कर रहा है। बस इसी के लिए हम लिखे हैं, समझाने के लिए। आप उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपको समझने को मिला होगा, कुछ चीज़ समझ गए होंगे। एक पहले की फार्मूला, एक ये याद करना है F बराबर m में, और एक याद करना है F बराबर v dm/dt। ये दो चीज़ें याद करनी है बस। आपको अब सारी चीज़ें भूल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी चीज़ें याद रखेंगे तो आपको हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें आपको मिली होंगी समझने के लिए। हम यहाँ से अब इम्पल्स को समझ लेते हैं कि आवेग क्या है। आवेग समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, आवेग से हम आवेग की परिभाषा पढ़ लेते हैं। आवेग क्या कह रहा है? जब एक बहुत बड़े परिमाण का बल बहुत कम समय के लिए किसी वस्तु पर आरोपित किया जाता है तो बल व समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। देखिए ये di लिखा गया, di = F × dt लिखा गया है, di = F × dt लिखा गया है। तो ये क्या है? यही आवेग है, यही आवेग है। अब देखिए आवेग = dp लिखा गया है। dp का मतलब कि ये संवेग है। ये आवेग संवेग के बराबर हो जा रहा है। कब बराबर हो जा रहा है? देखिए हम यहाँ से इस फार्मूले को समझने की कोशिश करिए। तो ये चूंकि लिखा गया F बराबर संवेग में परिवर्तन बटा समय, संवेग परिवर्तन का दर लिखा गया, dp/dt लिखा गया है। अब यहाँ से जब हम dt को यहाँ से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से गुणा कर देंगे तो F × dt हो जाएगा, F × dt हो जाएगा, ये dp के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? इसके सापेक्ष बराबर हो गई, बराबर हो जाएंगी आपको। तो हम अब इससे कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। आप इसे, हम एग्जाम्पल में इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक क्रिकेटर गेंद को पकड़ने में दो यहाँ से कंडीशनें आती हैं। देखिए यहाँ से दो कंडीशन फॉलो होती हैं। हम यहाँ समझाएंगे आपको कि ये क कार्य है। क का क्या रहा है? देखिए di = हम लिखेंगे F × dt। बस इतना ही समझने की कोशिश करिए, इतना ही हम इसे समझाएंगे। अब देखिए एक क्रिकेटर गेंद को पकड़ने में पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है कि जब कोई क्रिकेटर गेंद पकड़ रहा है, गेंद जैसे ऐसे पकड़ा तो वो डायरेक्ट ऐसे पकड़ लिया। डायरेक्ट मतलब कि ये गेंद आ रही है, समझने की कोशिश करिए कि ये गेंद आ रही है इस पर से। अब उसने अपने हाथ को थोड़ा भी नहीं हिलाया, एकदम वैसे का वैसे ही रख दिया। तो इसका मतलब कि यहाँ से T1 और T2 उसने बराबर कर दिया, एकदम एक ही जगह पे रोक दिया। तो जैसे यहाँ पर आई उसने तुरंत गेंद को पकड़ के रोक दिया, तो उसके मतलब कि एकदम T1 और T2 एकदम रोक दिया। इसका मतलब कि समय को एकदम उसने घटा दिया है। और एक बात हम आपको बता दें कि ये समय कौन है? ये बल के साथ समय है। जब उस पर बल लगेगा वो तभी के समय का समय है। मतलब जब से बल स्टार्ट हुआ तभी से वो समय भी स्टार्ट होगा। अब हम समय को जितना बढ़ा देंगे तो बल हमारा कम लगेगा। देखिए यही बात यहाँ से हुई है। हमने तो उस गेंद को तुरंत
मतलब समय को उसमें थोड़ा भी उसको हम बढ़ने नहीं दिए, तुरंत उसको रोक लिए, तो ये d1 d2 लगभग बराबर हो जाएंगे। तो हम समय घटा दिए तो बल बढ़ जाएगा। यदि देखिए हम गेंद को ऐसे खींचेंगे तो यानी कि हमने समय को इतना हाथ को बढ़ा दिया, तो ये हम इक्वल टू समझिए कि ये t1 हो जाएगा, ये t2 हो जाएगा। यानी हम समय को बढ़ा दिए हैं, समय को यहाँ से बढ़ा देंगे। जब समय को बढ़ा देंगे तो हमारा बल ऑटोमेटिक बल घट जाएगा। बस इतना ही आप समझने की कोशिश करिए। एक और हम इसको और समझा देते हैं। देखिए कि एक व्यक्ति जब मिट्टी पर गिरता है तो कम घाव महसूस करता है फर्श के अपेक्षा। देखिए यही बात है, बिल्कुल ये क्रिकेट वाला ही है, गेंद वाला ही है कि गेंद को हम तुरंत रोक लिए तो हमें चोट लगेगी। यदि हम गेंद को ऐसे जब खींचेंगे, हम हाथ को खींचने से क्या कर रहे हैं, समय बढ़ा रहे हैं। जब हम समय बढ़ाएंगे तो हमारा बल कम लगेगा, समय शून्य कर देंगे तो बल अधिक लगेगा। बस अब यहीं पर देखिए ये फर्श वाला समझिए कि फर्श पे घाव अधिक लगता है मिट्टी के अपेक्षा। मिट्टी पे घाव क्यों कम लगता है? क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी दबेगी। जब मिट्टी दबेगी, देखिए ये मिट्टी दबेगी, ये मिट्टी का कंडीशन है। मिट्टी दबेगी तो थोड़ा सा समय उसमें डिले होगा, समय मतलब लगेगा। तो यानी ये t1 हो गया, t2 हो गया, यानी कि मतलब क्या है, समय क्या हो रहा है, समय का मतलब कि समय बढ़ रहा है, तो हमारा बल कम लगेगा। लेकिन यही समझिए कि फर्श है, फर्श का मतलब समझ रहे हैं कि फर्श तो बिल्कुल वो आप समझिए कि ये फर्श क्या हो रहा है, फर्श बिल्कुल आपका ये फर्श है तो दबेगा तो है नहीं, थोड़ा भी फर्श थोड़ा भी नहीं दबेगा। फर्श जब थोड़ा भी नहीं दबेगा तो इसका मतलब कि यहाँ से कोई हम गिरे, तो जब गिरेंगे तो हमारा t1 और t2 एक ही होगा। आप समझिए फर्श थोड़ा भी नहीं दबा तो इसका मतलब कि यहीं पे t1 हो जाएगा और यहीं पे t2 हो जाएगा। इसका मतलब कि हम समय बहुत कम कर दिए हैं, और जब हम समय बहुत कम करेंगे तो हमारा बल बढ़ जाएगा, बल हमारा बढ़ जाएगा। बस यही फंडामेंटल है आवेग का, यही आवेग कह रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों।